कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, आज से शुरुआत करने जा रहे हैं जो है यूथ पब्लिकेशन के जो है जीएस, हिंदी और जो है यूपी जीके यानी सेक्शनल जो है हम मॉक टेस्ट देखेंगे। जीएस के आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे तो 20 क्वेश्चन होंगे, जैसे यूपी ट्रिपल एससी पूछेगा जूनियर असिस्टेंट। हिंदी के 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन हिंदी जो है कल से आपको मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सुबह का टाइम दोस्तों जो है नहीं बन पाई थी वीडियो, तो फिर सिस्टम नहीं बन पाया उस तरह, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं दोस्तों, और भी पीडीएफ बनानी है, बहुत सारा काम है। और जो है यूपी जी के जो है आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, ये भी वो भी कब मिलेंगे तो ये तो डेली रात में 9 बजे आती ही आती है। ठीक, ये जो आपको मिलेगी जीएस की, ये डेली 2 बजे मिलेगी आपको, और ये डेली आपको 9 बजे मिलेगी। और कोशिश हमारी रहेगी हिंदी आपको डेली जो है सुबह 9 बजे मिल जाए। ठीक, तो ये इतनी कोशिश हमारी है, मैं उस पर काम करने की जो है पूरी कोशिश करूंगा। मैं 70 नंबर का जो है पेपर आपको कराने चल रहा हूँ। कितने नंबर का? 70। 20 की जीएस, 20 की यूपी जीके और 30 की हिंदी। आप क्या करिएगा, यूपी जो है कंप्यूटर वगैरह जो है आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, किसी से मैराथन पढ़ लीजिएगा या यूपी एग्जाम वाले सर की बुक पढ़ लीजिएगा, वहाँ से कवर कर लीजिएगा। ठीक, आपको जीएस इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। बस आप चीज़ें देखते चलिए, समझते चलिए। जीएस, हिंदी और जो है यूपी जीके आपको मैक्सिमम स्कोर आ जाएगा। ठीक, कल पेपर हुआ था, आप देखे होंगे एनएम में, जो जिला दर्शन बुक थी, या जो अभी तक मैंने जितनी पढ़ाई है मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आपको कवर हो गए होंगे। जो मॉक मैंने कराए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी आपको देखने को मिली होंगी। देखिए हम शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है 51 से 70 तक हम देखेंगे दोस्तों, ये जीएस है हमारा। ठीक, 1 से 30 तक क्या मिलेगा? हिंदी मिलेगा, और जो है 51 से जो है जीएस, उसके बाद फिर जो है यूपी जी के शायद जो है 81 से 100 के बीच यूपी जी के होगा। देखिए शुरुआत करते हैं। लिखा है वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। काशी है, वाराणसी है, अयोध्या है, सारनाथ है, इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों मैं सच बताऊं तो काशी वाराणसी तो एक ही है, मैंने आपको बताया भी था। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है तो यहीं पे है। ठीक, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? वाराणसी में है। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में है। अयोध्या सबसे हटके है, तो ये हटाइए। ये क्या है? इसका पुराना नाम क्या है? साकेत है। यहीं पे नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, कहाँ? अयोध्या में। ठीक, तो ये सरयू नदी के तट पर है, राम मंदिर का निर्माण यहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो इसका आंसर सीधी सी बात है, इसका आंसर है दोस्तों प्रयागराज। क्या है? प्रयाग है, लेकिन ऑप्शन में तो प्रयाग है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो हर्षवर्धन है, जो इनका शासनकाल दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो है कब से कब तक था? 606 से 47 तक था। ठीक, ये आप जानते ही हैं। ये जो हर 5 साल में, यानी हर पाँचवें वर्ष जो है क्या करते थे तो महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। कहाँ करते थे? तो ये करते थे प्रयाग में। और दोस्तों यहाँ पे ये भारी मात्रा में दान देते थे। ठीक, कुछ नहीं बचता था इनके पास, कपड़े तक दान दे देते थे। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन जहाँ पे ऑप्शन नंबर ई आएगा वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है वो चीज़ें। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किया? मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया होगा, जब मैं बोर्ड पे पढ़ाया हूँ 20-25 वीडियो, वहाँ पे मैंने सारी संधियाँ, कैसे आपको युद्ध याद करने हैं, हर चीज़ मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं 10-10 मिनट पे। तो वहीं पे मैंने आपको पढ़ाया था, कई बार और भी पढ़ाया हूँ, कि जो अमृतसर की संधि हुई है ये 1809 में हुई है। किसके बीच हुई है? तो राजा रणजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच हुई है। राजा रणजीत सिंह और मेटकॉफ, अभी मैं याद करा देता हूँ ठीक से, जीवन में ना भूलेंगे। ठीक, मेटकॉफ के बीच हुई है। ये संधि क्या थी? तो ये संधि ये थी कि जो सतलज नदी है, तो सतलज नदी के जो है, अगर हम बात करें इस साइड, सतलज नदी के पश्चिम में कौन नहीं जाएगा? इस तरह नहीं, ऐसे बनाए तब याद रहे। देखिए सतलज के पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी, और पश्चिम में जो है कौन रहेंगे? तो जी राजा रणजीत सिंह का शासन रहेगा। यानी ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इधर नहीं जाएंगे और ये इधर नहीं आएंगे, यानी ये सीमा मान ली गई। समझ में आएगी नहीं क्या? सतलज नदी। लेकिन अंग्रेजों के लिए दोस्तों बेईमान एक नंबर के थे, तो उनको कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों से। समझ नहीं? जैसे इनका सत्ता कमज़ोर हुआ, इनके उत्तराधिकारी कमज़ोर हुए दिलीप सिंह, तैसे ही क्या हुआ, उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया, पूरा पंजाब को ही विलय कर लिया। समझ आएगी नहीं? तो ये चीज़ है। तो इसकी संधि देखिए, अमृतसर की संधि। देखिए यहाँ लिखा है सर, यहाँ लिखा अमृत, यानी मैंने सर से कहा मुझे अमृत चाहिए सर। क्या कहा? मैंने कहा सर मुझे अमृत चाहिए। सर ने पूछा कितने साल के हो? मैंने कहा 18 साल से कम हूँ। तो सर जी ने कहा 18 साल से बच्चा कम हो तो तुमको नहीं मिलेगा, यानी नो, यानी नो। तो देखिए नो यानी अमृत नहीं मिलेगा, क्योंकि 18 साल से कम है, बीच में जीरो कर दो तो 1809,
याद हो गया। अब देखिए 18 रुपये 2 किलो बेसन मिलता था दोस्तों पहले। 18 रुपये कितना बेसन मिलता था? 2 किलो बेसन। तो बेसन से क्या हो जाएगा? 1802 में क्या हो जाएगी? बेसिन की संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेसिन की संधि 1802 में हो जाएगी। ठीक, इस तरह मैंने आपको याद कराई है चीज़ें, अगर ध्यान दिए होंगे तो कभी। अगला क्वेश्चन है, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। अब हमारा काम है ये दांडी नामक यात्रा। दांडी नामक यात्रा जो है ये कब से शुरू हुई? तो 12 अप्रैल 1930 से शुरू होती है। 1930 से शुरू होती है और 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया था लेखपाल में दोस्तों। ठीक, लेखपाल में भी ये वाला क्वेश्चन जो है पेट में पूछा गया। ये क्वेश्चन जो मैं लिखाने जा रहा हूँ लेखपाल में पूछा गया। ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो दांडी नामक यात्रा की शुरुआत या दांडी मार्च की शुरुआत होती है साबरमती आश्रम से। ठीक, साबरमती आश्रम से। मैंने गलत कर दिया था, मेरा जीवन का पहला पेपर था तो मैं कंफ्यूज हो गया था, दांडी लगा दिया था। ठीक, तो साबरमती हो जाएगा। 24 दिन की यात्रा थी दोस्तों, 78 अनुयायी थे। ठीक, दांडी पहुंच करके जो है नमक को हाथ में लेकर उसे तोड़ा था। तो ये है, यहीं से सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। समझ रहे कि नहीं? तो इतनी जानकारी आपको याद होनी चाहिए। अगला देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन संविधान सभा का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए इसे कैसे लिखेंगे? तो ये आवर्तनी में भी आता है, इसे लिखेंगे सच्चिदानंद। हाँ ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, तो इस तरह जो है यहाँ पे ना लगा सकते, ये हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा, वो इसके मतलब हो जाएंगे। फिर 11 जो है दिसंबर को जो बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है, उसमें स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। समझा कि नहीं? टोटल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल 12 अधिवेशन हुआ था। 12वें अधिवेशन कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक, 12वां अधिवेशन हुआ था, इसमें सभी लोग हस्ताक्षर किए थे। और देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय व जबरदस्ती मजदूर कराने का प्रतिबंध करता है? तो बलात् श्रम। अगर आप पढ़े होंगे मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम, तो इस आर्टिकल कौन सा है? 23 है दोस्तों। क्या है? 23 है। 24 में क्या है? तो 24 में से 10 घटा दीजिए तो 14 वर्ष। 24 में से क्या घटाना? 10 घटा दीजिए तो 14 वर्ष से कम 14 वर्ष तक के या मतलब उससे कम बालकों को कारखानों में काम करने के लिए जो है प्रतिबंध किया गया है। ठीक, इनसे हम मजदूरी नहीं करा सकते हैं। समझा कि नहीं? अब देखिए कैसे याद करेंगे। देखिए 24 14 थोड़ा मिल रहा है तो इस तरह भूलेंगे नहीं आप। समझा कि नहीं? 36 में क्या है? धार्मिक जो है कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। 25 में क्या है? जैसे सबको स्वतंत्र मतलब जो है अपने धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, 25 में दिया हुआ है। 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। इसे बाबा साहब क्या कहते हैं? तो संविधान की आत्मा इसे ही कहते हैं। ठीक, लिखा है ग्रेनाडा स्थित है। तो ग्रेनाडा दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये कैरेबियन सागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर या कैरेबियन सागर, इसका जो है इसकी राजधानी क्या है? तो सेंट जॉर्ज है। क्या है? सेंट जॉर्ज है। ठीक दोस्तों, ये याद रखेंगे तो ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बस आपको ये सिंपल याद रखना है। जैसे मेडागास्कर क्या है? तो मेडागास्कर कहाँ है? हिंद महासागर में है। ठीक, मेरियाना ट्रंच अगर आप देखें, मेरियाना गर्त या जो भी कहे, ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में। सुंडा कहाँ है? सुंडा गर्त कहाँ है? तो हिंद महासागर में है। भूमध्य सागर अगर बात करें, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। ठीक, इधर स्पेन है, इधर मोरक्को है, इसके बीच में क्या है? जिब्राल्टर जल संधि है जो भूमध्य सागर में भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है। समझे कि नहीं? आगे देख लेते हैं। लिखा है एक्वीफर यानी जल वृत जो है क्या है? तो ये दोस्तों क्या है? देखिए इसका पहला ही आंसर सही है कि भौम जल स्तर के नीचे संतृप्त जो है क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए इसे हम या जलभर कह सकते हैं या जल भृत कह सकते हैं, एक्वीफर। ठीक, धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा संस्तर है जहाँ भूजल एकत्रित होता है। मान लीजिए ये धरातल है। ठीक, धरातल के नीचे एक चट्टान होगी, मोटी सी कोई चट्टान होगी, और इसी के बीच में जो जल भरा रहता है ना, वही क्या है हमारा? यही है जलभृत, यानी भौम जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र जहाँ जल इकट्ठा हुआ है। और देखिए जलभर ज़्यादातर ऐसी बलुआ पत्थर चट्टानों में पाए जाते हैं जिनके नीचे सैल या सिल्ट स्टोन की परत पाई जाती है।
भाई नीचे सिल्ट स्टोन की परत होगी तभी तो पाया जाएगा, है ना। तो ये होता है, तो ध्यान देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चमेरा बांध किस नदी पर बना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में है चमेरा बांध, और ये दोस्तों रावी नदी पर है, ठीक। इस नदी पर, रावी नदी पर क्या है, चमेरा बांध है, ठीक। अभी देखिए ना, मैं याद तो करा दूँ, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे, लेकिन ये दोस्तों देखिए रावी नदी है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। देखिए चमेरा बांध मैं याद तो करा दूँ, लेकिन मतलब जो है बहुत बेकार लगेगा ना, तो मैंने याद कर लिया। आप लॉजिक लगा के, जैसे मेरा दोस्त रवि, मेरा जो है जो दोस्त क्या है रवि, मेरा से चमेरा, ठीक। तो कुछ अपने हिसाब से रिलेट करके याद कर लीजिएगा प्लीज। जैसे मैंने याद किया है, आपको बताऊंगा तो युद्ध हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों पर मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो ये दोस्तों क्या होता है, तो पूंजीवाद पे होता है। अगर बात करें ना, केवल लाभ अर्जित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, तो ये सीधी सी बात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होती है। देखिए पूंजीवाद जो होते हैं कैपिटलिस्ट, ये क्या होते हैं, ये इनका मेन मकसद होता है कि हमें लाभ अर्जित करना। सरकार का काम क्या होता है, जन कल्याण करना। समाजवाद पे चलती है सरकार, हमेशा किस पे काम करेगी, समाजवाद पे काम करती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, तो दोनों व्यवस्था है, हमारे यहाँ ये भी है और ये भी है, ठीक। वो अलग बात है कि अब ज़्यादातर हम इस तरफ झुकते जा रहे हैं, इधर ध्यान कम देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दोनों है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ लाभ केवल लाभ ही उद्देश्य हो, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप मूवी में भी देखे होंगे, जनता मर रही तो मरने दो, लेकिन फायदा होना चाहिए। उसके पीछे मंत्री भी होंगे, सरकार भी पूरी उसी के सिस्टम के तहत होगी। फिर हीरो आएगा, हीरो मारेगा विलन को, अरे भाई क्या बताएं यार, वो मतलब रियलिटी होता है ना, समाज में वही तो चल रहा है। अगला है पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। तो देखिए जो पादप कोशिका भित्ति होती है ना, वो सेलुलोज की बनी होती है। क्या होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। पादप कोशिका किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अगर हम आगे बात करें तो एस्चेरिचिया कोलाई, अब देखिए ये सीधी सी बात है, जीवाणु मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक। ये रोग की बात कर रहा है, तो ये मानव के आंत में पाया जाता है। कहाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मानव के आंत में पाया जाता है, ठीक। इसमें मैं देखिए अगर बात करें तो कुछ चीज़ें मैं अलग से कल से आपको मैं कराऊंगा, अगले सेट में क्या करूँगा कि जैसे कुछ ट्रिक है जो मैंने बनाई हुई है, वो मैं जीएस में अलग से आपको कराऊंगा, ठीक। जैसे इनके बारे में, जैसे मान लीजिए कुछ नई चीज़, जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलता है तो माल्टोज बनता है। क्या मिलता है, माल्टोज बनता है, ठीक। तो इस तरह मैं आपको याद करूँगा। और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है तो क्या बनता है, तो फ्रक्टोज बनता है। तो इस तरह आपको छोटी छोटी चीज़ें मैं याद कराऊंगा, तो लेकिन वो कल हो पाएगा, समझ आएगा नहीं, क्योंकि मुझे एक जगह पूरी चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी कि आपको क्या क्या पढ़ाना है, ताकि मेरे माइंड में तो रहे। है तो बहुत सारी चीज़, जैसे अभी देखिए मैं बताऊँ, नर्मदा की सहायक कौन है, तवा नदी है, ठीक। और देखिए बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन आप सारी चीज़ें अगर समझेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे आपको और मैंने क्या बताया था, जो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है, ये भी मैंने बताया। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये किसकी सहायक हैं, तो यमुना की सहायक है। तो ये सब पूछ लेता है एग्जाम में दोस्तों, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। देखिए फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये वाली, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक। तो इसका शायद ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जो है क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क है, तो ये तो होगा नहीं, फेडरेशन है, फ्रेमवर्क ये भी नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क काउंसिल नहीं है, कन्वेंशन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अगर हम बात करें तो इसका गठन कब होता है, तो 1992 में जो सम्मेलन होता है, कौन, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, यहाँ पे होता है, एक पृथ्वी सम्मेलन होता है, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कहें क्योंकि वहीं पे होता ही है। तो इस जो है 94 में फिर इसका गठन किया जाता है, 1994 में, और इसका मुख्यालय कहाँ, बॉन जर्मनी में है। अब जर्मनी जो है किस नदी के तट पर है, तो राइन नदी के तट पर जर्मनी का एक बंदरगाह है, रॉटरडम बंदरगाह, बहुत विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। और यहीं पे जो है राइन नदी का कोयला जो है, इसे कोल नदी भी कहते हैं, या मतलब कोयले की सप्लाई यहाँ पे अधिक होती है। रूर प्रदेश एक है जर्मनी में, जिसे जो है आप जानते होंगे कोयले के लिए बहुत फेमस है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाल ही में ड्यूमा बोको किस देश के 6वें राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये दोस्तों कहाँ के हैं, बोत्सवाना के। बस इतना। देखिए बोत्सवाना, तो थोड़ा सा यहाँ से रिलेट कर लेंगे, बस काम हो जाएगा आपको, ठीक। अच्छा, युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला है दोस्तों। युगांडा की राजधानी क्या कहा, कंपाला है, और इसकी क्या है, गैब्रोन है, ठीक। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है।
अब हो सकता है चेंज हो जाए दोस्तों, लेकिन अभी तक यही है। इथोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा है। ठीक, तो इस तरह थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य के जो है नवंबर 2024 दीपम योजना की दूसरे चरण की शुरुआत की थी, जिसके तहत पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर जो है दिए जाते हैं? तो ये कौन सी योजना है? दीपम योजना दोस्तों। तो ये योजना जो शुरुआत हुई थी वो आंध्र प्रदेश। देखिए जब अंधेरा होगा, आंध्र प्रदेश को याद करना है अंधेरा, ठीक, या अंधा, तो आप देखेंगे तो अंधा या आंध्र प्रदेश मतलब अंधेरा से याद कर लीजिए। अंधा व्यक्ति को सब कुछ अंधेरा अंधेरा दिखाई देता, तो हमें वहाँ दीप जलानी है, तो दीपम योजना आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया से रिलेट हो जाएगा। थोड़ा सा तो मेहनत करिए दोस्तों, चट से याद होगा और फट से रिलेट होगा, समझ आए कि नहीं। अगला क्वेश्चन है चीन की बेल्ट ऑफ रोड इनिशिएटिव आरबीआई, सॉरी बीआरआई, ठीक आरबीआई कह रहा हूँ, बीआरआई जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक, अगर हम बात करें में शामिल होने से इनकार करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है? तो ये दोस्तों जो है दूसरा ब्रिक्स देश इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। एक सेकंड दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अच्छा ठीक है भैया, आगे देखते हैं। अगला क्या, कंप्यूटर आ गया क्या? जीएस के 15 क्वेश्चन आए थे क्या दोस्तों? एक सेकंड, शायद मैंने 5 क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिए, ऊपर देख लेते हैं। 45 से तो नहीं शुरुआत थी, हाँ सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ से शुरुआत है, 45 नंबर क्वेश्चन से इसकी शुरुआत थी। ठीक, 46 से, सॉरी 46 से शुरुआत थी। हमने जो है 5 क्वेश्चन ऊपर छोड़ दिए, तो माफ़ करिएगा, और जो है थोड़ा ध्यान न दे पाया, तो कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेते हैं। कुछ बिगड़ा थोड़ो है अभी। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे, तो दंती दुर्ग। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है यार, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक, तो दंती दुर्ग थे और उनकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत थी। क्या थी? मान्यखेत। ये चीज़ याद रख लीजिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। ठीक, एलोरा के जो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है ना, इनका जो निर्माण कराए थे वो यही मतलब ये जो है राष्ट्रकूट वंश के शासक थे कृष्ण प्रथम। कौन थे? कृष्ण प्रथम, इन्होंने ही करवाया था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दंती दुर्ग हो जाएगा। अच्छा, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, अगर आप ध्यान देंगे तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो उसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। एक राष्ट्रकूट थे, एक प्रतिहार थे, एक पाल थे। ठीक, क्या था? बंगाल के पाल थे, आप ध्यान दिए होंगे। तो ये 3 लोग जो है शामिल थे। समझ आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। आ गया ना? अब हम आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन है कि आप अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे? तो अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए वो रामानंद जी थे, यानी ये कबीर के गुरु थे। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये जो है अगर आप ध्यान देंगे तो उत्तर भारत में इन्होंने भक्ति का प्रचार किया था। कहाँ किया था? उत्तर भारत में। अगला क्वेश्चन है मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो भाई ये किसने लिखा? संविधान को किसने लिखा? मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अच्छा भैया, चलो ठीक है। ये कहाँ के जो है कलाकार थे, यानी कहाँ के जो है, अगर हम बात करें जो सजाते थे ना, ये लिखे हैं, तो ये कहाँ पढ़ते थे? तो ये शांति निकेतन, आप नाम सुने होंगे दोस्तों, शांति निकेतन बंगाल में। कोलकाता आप तो शांति निकेतन हो जाएगा, तो ये कोलकाता से रिलेटेड है। तो आप ध्यान देंगे तो ये इसकी स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी, तो ये वहीं से पढ़े हुए थे। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लिखा सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए जिसे द ईगल नेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी हो जाएगी? शिवनेरी किला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवनेरी किला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, जो सह्याद्री है ना, इसे ही कहते हैं पश्चिमी घाट। क्या होता है? पश्चिमी घाट। अच्छा, पश्चिमी घाट कहाँ कहाँ से जाती है? तो आप ध्यान देंगे कि अगर हम भारत का मैप बनाएं तो इस तरह, ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, फिर गोवा, कर्नाटका और जो है केरल और तमिलनाडु। तो कितने? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जगह से मतलब 6 जिलों में फैली हुई है पश्चिमी घाट। ये भी एग्जाम में पूछ लेता निम्नलिखित में से किसमें शामिल नहीं है, तो आपको बताना होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है इस फैग्नोमैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर यानी बीपी, रक्तचाप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा ठीक है भैया, सिस्मोग्राफ, जो सिस्मोग्राफ है ना, देखिए सिस्मोग्राफी क्या होता है, ये जहाँ ग्राफी लग जाएगा तो सिस्मोग्राफी भूकंप का अध्ययन होता है, और सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता को मापता है। ठीक, तो ये रिएक्टर स्केल भी होता है जो भूकंप के मापता है। तो ये थोड़ी कुछ चीज़ें याद रखनी है आपको, समझ में है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है उसके बाद फिर मैंने यहाँ से तो मैंने करा ही दिया है 51 नंबर से, तो हमारा जो है 46 से ही स्टार्ट होगा डेली। ठीक दोस्तों, कहाँ से स्टार्ट होगा, 46 से। कल से मैं थोड़ा इसे अलग से आपको चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो अपने पास से है और जो है ट्रिक वगैरह है वो कुछ चीज़ें आपको अलग से मैं बताऊँगा, तो कल से ये मॉक और बेहतर बन जाएगा आपके लिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। हम लोग यूपी जी के देखेंगे बेहतरीन तरीके से। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।